जब जेवियर प्रेसिडेंट कार्ल के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और जब सिंट्रा के झूठों के जाल को सुलझा रहा था, तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ टेरी अभी भी जिंदा है और सरफेस पर कहीं मौजूद है। इसलिए जेवियर सिर्फ जरूरी सामान लेता है, प्लेन पकड़ता है और उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को छोड़ देता है। उसका गोल सिंपल है, टेरी को ढूंढना और उसे उनके बच्चों जेम्स और पर्सले से फिर से मिलाना। अब सवाल है, क्या पैराडाइज सीजन 2 के एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया कि तब से जेवियर क्या कर रहा था? बिल्कुल नहीं। कहानी की घड़ी कई सालों पहले घुमा दी जाती है, जहां हम एक लड़की एनी को फॉलो करते हैं। एनी शायद 20वीं बार ग्रेसलैंड का टूर कर रही होती है, वही घर जहां एल्विस रहता था। क्यों? ताकि वो अपनी बीमार माँ को, जो एल्विस की हार्डकोर फैन है, डिटेल में बता सके कि टूर प्रोग्राम में क्या क्या बदलाव आए हैं। एक दिन एनी को पता चलता है कि उसकी माँ ने नींद में ही दुनिया छोड़ दी, लेकिन वो रोती नहीं, ना ही ज्यादा रिएक्शन देती है। अपना सारा दुख वो पढ़ाई लिखाई में लगा देती है। उसका गोल क्लियर हो जाता है, डॉक्टर बनना, ताकि किसी और को उसकी माँ जैसी मौत ना मिले। एनी अपनी क्लास के बाकी स्टूडेंट से ज्यादा टैलेंटेड निकलती है, लेकिन माँ की मौत का ट्रॉमा धीरे धीरे उस पर असर दिखाने लगता है। क्लासेस के दौरान वो इमोशनली ब्रेक होने लगती है और फाइनली मिड स्कूल छोड़ देती है। एक दिन जब वो ग्रेसलैंड के बाहर रो रही होती है, तब वहाँ की सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर गेल उसे देख लेती है। गेल एनी की हेल्प करती है और उसे एलिस टूर गाइड की जॉब दिलवा देती है। एनी को एल्विस और ग्रेसलैंड के बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल पता होती है, इसलिए वो इस जॉब में परफेक्टली फिट हो जाती है। धीरे धीरे उसकी गेल के साथ एक क्यूट सी बॉन्डिंग भी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी डूम्सडे आ जाता है। सब लोग अपने घर भाग रहे होते हैं। एनी और गेल तब ग्रेसलैंड के अंदर ही पनाह लेने का फैसला करती हैं। दोनों जरूरी सामान इकट्ठा करके बेसमेंट ले जाती हैं। एनी घोड़ों को आजाद कर देती है और सेफ्टी के लिए एल्विस की गन भी ले लेती है, जस्ट इन केस फ्यूचर में जरूरत पड़े। इसी बीच प्रेसिडेंट कार्ल ईएमपी डिवाइस एक्टिवेट कर देता है ताकि दुनिया के सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स न्यूट्रलाइज हो जाएं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि सब जगह अंधेरा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सब बंद। इस केओस में गेल सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी टांग में बुरी तरह चोट लग जाती है। अगले कुछ दिन एनी गेल का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वॉल्केनो के फटने की वजह से जो काले बादल हो गए हैं, उसने सूरज को ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से टेम्परेचर गिरता जा रहा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। सिचुएशन और खराब हो जाती है और फिर एपोक्लिप्स के 45 दिन बाद गेल भी चल बसती है। ये पल एनी के लिए और भी ज्यादा पेनफुल है। बचपन में उसे अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ा था और उसे लगता था कि वो उन्हें बचा नहीं पाई। उस गिल्ट ने उसे डॉक्टर बनने के लिए पुश किया। जब उसने मेड स्कूल छोड़ा, उसे लगा होगा कि वो माँ को फिर से डिसअपॉइंट कर रही है। गेल ने उसे तब संभाला जब वो बिल्कुल टूट चुकी थी। ग्रेसलैंड टूर गाइड की जॉब सिंपल और पीसफुल थी। लग रहा था एनी को फाइनली थोड़ी स्टेबिलिटी मिल गई है, लेकिन फिर दुनिया ही जल उठी। एनी को दोबारा मौत का सामना करना पड़ा। गेल को डर था कि इसके बाद एनी के पास जीने की वजह नहीं बचेगी, इसलिए अपनी आखिरी सांसों में गेल ने एनी से कहा कि वो और उसकी माँ दोनों एनी पर प्राउड हैं और शुक्र है वो वर्ड्स एनी के अंदर एक नई उमंग जगा देते हैं। इसी हिम्मत के साथ एनी जिंदा रहने का फैसला करती है, चाहे दुनिया खत्म ही क्यों न हो गई हो। लगभग 2 साल बाद एनी नोटिस करती है कि काले बादल हट चुके हैं और सूरज दोबारा निकल गया है। इस मोमेंट को वो एक छोटी सी लेकिन पावरफुल चीज से सेलिब्रेट करती है, एक प्लांट उगाकर। इतने टाइम बाद कुछ ग्रो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। ये प्लांट सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि रीबर्थ, होप और ह्यूमैनिटी के सेकंड चांस का सिंबल है। लेकिन उसकी ये पॉजिटिविटी ज्यादा देर टिकती नहीं। जल्द ही एनी देखती है कि कुछ आदमी ग्रेसलैंड के अंदर घुस रहे हैं। वो सोचती है कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो एल्विस की गन लेकर एक बेडरूम में छुप जाती है। तब एक बंदा लिंक उसे बाहर खींच लेता है। एनी एग्रेसिव बिहेव करती है, लेकिन हैरानी की बात है लिंक फ्रेंडली लगता है। वो एल्विस की कार्स के बारे में पूछता है, सिर्फ फैन होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने मिशन के लिए कार पार्ट्स चाहिए। जब लिंक की टीम गैराज की तरफ जाती है, लिंक एनी से फ्रेंडली बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी इतनी घबराई होती है कि उसे हर अच्छा जेस्चर भी ट्रैप लगता है। इसलिए वो लिंक को मारती है और बेसमेंट में जाकर 2 दिन तक छुपी रहती है। देखो, ऊपर ऊपर से ये ओवर रिएक्शन लग सकता है, पर जरा उसकी जगह खुद को रखकर सोचिए। नॉर्मल सोसाइटी में भी औरतों को किस किस चीज का डर होता है, और यहाँ तो एपोक्लिप्स है, कोई रूल्स, कोई लॉ, कुछ भी नहीं। अब एनी का रिएक्शन इतना इरेशनल नहीं लगता है ना। 2 दिन बाद जब एनी देखती है कि उन लोगों ने उसे ढूंढने या फोर्स करने की कोशिश नहीं की,
तब उसे समझ आता है कि शायद ये लोग सच में बुरे नहीं हैं। इसलिए वो अपने रूम से बाहर आती है और उनके साथ नाश्ता करती है। यहीं पर एनी मिलती है गेगर, उर्केल शेफ, बिग पपी और गेटर से, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। एनी और वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं कि अर्थ के साथ आखिर गलत क्या हुआ। उर्केल जो EMP वाली थ्योरी बताता है वो एक्चुअली सही निकलती है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि कितने लोग मर चुके हैं, कैसे धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, और लिंक और उसकी टीम का मिशन क्या है, सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को डीएक्टिवेट करना ताकि बर्फ न पिघले। सब बोल रहे होते हैं लेकिन एनी मोस्टली चुप रहती है। लेकिन वो सिर्फ सुन नहीं रही होती, वो हर एक आदमी को ऑब्जर्व कर रही होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, बिहेवियर सब चेक कर रही है, ये समझने के लिए कि ये लोग सच में अच्छे हैं या बस एक्टिंग कर रहे हैं। आखिर में एनी को लगता है कि लिंक और उसके दोस्त खतरा नहीं है और वो उनके साथ थोड़ी कंफर्टेबल होने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि लिंक के हाथ में चोट लगी हुई है। क्योंकि एनी के पास मेडिकल नॉलेज है, वो उसकी हेल्प करने का ऑफर देती है। जब वो उसका हाथ ठीक करने जाती है, गलती से वो लिंक और गेगर की एक कॉन्वर्सेशन सुन लेती है किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बारे में और एक औरत के बारे में जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि इन्हें उस जगह के बारे में कैसे पता है या वो औरत कौन है। कहीं ये सिंट्रा की बात तो नहीं कर रहे। अभी के लिए ये मिस्ट्री ही है, हो सकता है आगे के एपिसोड में क्लैरिटी मिले। फिलहाल फोकस है एनी और लिंक पर, जिनके बीच धीरे धीरे बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। एनी उसका हाथ अच्छे से साफ करके स्प्लिंट लगा देती है। माहौल थोड़ा होपफुल लगने लगता है और पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है जब घोड़ा वापस घर लौट आता है, जैसे नेचर भी कह रहा हो कि लाइफ फिर से शुरू हो सकती है। बाद में एनी और लिंक बात करते हैं गिरते हुए सैटेलाइट्स जो शूटिंग स्टार जैसे लगते हैं, लिंक का टेलीस्कोप्स के लिए प्यार, कैसे नर्ड्स एपोक्लिप्स में सरवाइव कर गए जबकि पॉपुलर किड्स नहीं, और उनका प्लान है वेस्ट की तरफ जाकर दुनिया दोबारा शुरू करने का। यहाँ से क्लियरली फील होता है कि एनी सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, वो फिर से जीना सीख रही है। जब लिंक बोलता है कि वो लोग अगले हफ्ते सेंट लुइस पहुंच जाएंगे तो एनी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई वेस्ट जा रहा हो तो मिजूरी डायरेक्शन में आना थोड़ा अजीब लगता है। मैप के हिसाब से सीधा वेस्ट नहीं पड़ता। तब लिंक बैड पॉकेट का कॉन्सेप्ट बताता है। मतलब यह है कि दुनिया अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुई है। कुछ जगह पर वेदर इतना खतरनाक हो चुका है कि वहां जाना सुसाइड जैसा है, जैसे बहुत ही एक्सट्रीम स्टॉर्म, टॉक्सिक या पॉइजनस हवा, इतना अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट कि कब क्या हो जाए पता नहीं। ये एरियाज बेसिकली डेथ जोन बन चुके हैं। इसलिए अगर वो लोग सीधा शॉर्टकट लेते तो शायद किसी ऐसे खतरनाक जोन में फंस जाते और बचना मुश्किल हो जाता। तो सेफ रहने के लिए इन्होंने जिगजैग रूट लिया ताकि वो उन बैड पॉकेट्स को अवॉइड कर सकें। लिंक को शायद फील हो रहा है कि कभी न कभी एनी भी ग्रेसलैंड छोड़कर बेटर लाइफ की तलाश में निकलेगी, स्पेशली अगर ग्रेसलैंड खुद एक बैड पॉकेट बन गया तो। और वो नहीं चाहता कि एनी बिना गाइड के किसी खतरनाक जोन में घुसकर अपनी जान रिस्क में डाले। सच ये है कि लिंक चाहता है एनी उसके साथ चले, लेकिन वो समझता है कि एनी को कन्विंस करना आसान नहीं। इसलिए सीधा चलो हमारे साथ बोलने की बजाय वो धीरे धीरे उसका भरोसा जीतना चाहता है। इसी प्रोसेस में वो एनी को डिनर के लिए पूछता है। ये कोई रोमांटिक प्राइवेट डेट नहीं होती, पूरी टीम टेबल पर होती है, पर वाइब थोड़ी पर्सनल जरूर हो जाती है। खाते पीते वो लोग बात करते हैं कि एपोक्लिप्स से पहले वाली जिंदगी की कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं। पहले एनी हेजिटेट होती है, इतनी पर्सनल बात शेयर करना उसके लिए आसान नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ओपन अप करती है और कन्फेस करती है कि उसे सबसे ज्यादा एल्विस टूर करना मिस होता है। लोगों को स्टोरी सुनाना, हिस्ट्री शेयर करना, उस नॉर्मलिसी का एहसास, वही चीज जो उसे पर्पस देती थी। और उस मोमेंट में क्लियरली दिखने लगता है कि एनी सिर्फ सरवाइव करने वाली इंसान नहीं है, वो अपनी पुरानी पहचान को भी संभाल कर रखना चाहती है। क्योंकि अब एनी के पास एक प्रॉपर ऑडियंस है जो द किंग के बारे में सुनना चाहते हैं, वो फिर से अपनी पुरानी सेल्फ बन जाती है। वो लिंक और उसकी टीम को ग्रेसलैंड का फुल टूर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिया करती थी। स्टोरीज, डिटेल्स, छोटी छोटी ट्रिविया, उसके चेहरे पर वो पुरानी वाली चमक वापस आ जाती है। टूर के बाद एनी और लिंक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन ये सीन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन वाला नहीं लगता, इसमें ज्यादा इमोशन है। दोनों काफी टाइम से अकेले जी रहे थे, काफी लॉस और ट्रॉमा से गुजरे हैं। ये मोमेंट ज्यादा हीलिंग जैसा फील होता है, जैसे दो टूटे हुए लोग एक दूसरे में थोड़ा सुकून ढूंढ रहे हों। अगले दिन लिंक फाइनली अपना बड़ा प्लान रिवील करता है। वो लोग कोलोराडो में एक अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचने वाले हैं। उनका मानना है उस बंकर के रिसोर्सेज यूज करके वो प्लैनेट को जल्दी नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं, मतलब लिटरली रीस्टार्ट द वर्ल्ड। और ऑब्वियसली लिंक चाहता है एनी भी उसके साथ चले,
लेकिन यहाँ एनी फिर से अपने शेल में चली जाती है। प्रपोजल सुनते ही वो इमोशनली शट डाउन हो जाती है और मना कर देती है। शायद उसे डर है फिर से किसी चीज या किसी इंसान से अटैच होने का। शायद उसे लगता है कि अगर वो निकली तो सब कुछ फिर से खो देगी। टीम के पास टाइम कम है, उन्हें बंकर तक वक्त पर पहुंचना है और वहां जाकर किसी एलेक्स नाम के इंसान को मारना भी है, जो भी वो है। गेगर लिंक को और डिले करने नहीं देता और क्रू रोड पर निकल पड़ते हैं। वैसे एक और चीज नोटिसेबल है, लिंक शायद किसी बीमारी से सफर कर रहा है, या फिर जब एनी ने पहली बार उसके सिर पर वार किया था उसका असर अब दिख रहा है। अब ये क्या है, कितना खतरनाक है, ये शायद आने वाले एपिसोड्स में क्लियर हो। जब लिंक और उसकी टीम ग्रेसलैंड छोड़कर चली जाती है, एनी फिर से अकेली रह जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। प्लांट्स का ख्याल रखना, सरवाइव करना, दिन निकालना। फिर उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज उसकी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को और इंटेंस बना देती है। एक तरफ नई जिंदगी की उम्मीद, दूसरी तरफ एपोक्लिप्स वाली दुनिया। एपिसोड के आखिर में एनी देखती है कि कुछ मील दूर एक प्लेन क्रैश हो गया है। वो फौरन अपनी गन और बेसिक सामान लेकर घोड़े पर सवार हो जाती है क्रैश साइट पर जाने के लिए। जब वो वहाँ चेक करती है उसे जेवियर मिलता है, जिंदा। प्लेन क्रैश हुआ है, इसके कई रीजन हो सकते हैं। जेवियर की आंख की रोशनी कमजोर है, शायद सरफेस के पास फ्लाई करते हुए किसी चीज से टकरा गया हो सकता है प्लेन काफी टाइम से हैंगर में बिना मेंटेनेंस के पड़ा था और माल फंक्शन कर गया, या फिर फ्यूल खत्म हो गया हो और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो। जो भी रीजन हो, एक बात क्लियर है, जेवियर और एनी के रास्ते अब आपस में टकरा चुके हैं। दोनों शायद मिलकर टेरी को ढूंढने निकलेंगे। और हाँ, दोनों के बीच एल्विस पर्सले के लिए जो कॉमन प्यार है वो उनकी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी टेंशन भी सेट हो गई है। लिंक और उसकी टीम कोलोराडो के अंडरग्राउंड फैसिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर वो लोग वहाँ पहुँच गए और जेवियर की फैमिली से पहले टकरा गए तो वॉयलेंट क्लैश हो सकता है। अब जेवियर के पास टाइम कम है, उसे अपने परिवार तक वापस पहुंचना होगा, वरना सिचुएशन खराब हो सकती है। देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।